67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? आपसे हमने इतना इंपोर्ट किया, आपको इतना एक्सपोर्ट किया, इतना हमारा व्यापार घाटा हुआ, तो उसका कुछ प्लस माइनस करके उन्होंने निकाल दिया 26% तेरा, 20% तेरा, 10% तुम्हारा। पर ये कौन सा फॉर्मूला है कर्ज चुकाने का कि अपने ही नागरिकों को तुम महंगा सामान लेने को मजबूर कर दो? बिल्कुल, ये फार्मूला नहीं है, लेकिन और दिखाओ ये कि हम दुनिया को करेक्ट कर रहे हैं। साल 1 से लेके 1820 तक पहली और दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हमेशा चीन और भारत की रही। 200 साल इतिहास में अपवाद हैं। चीन ये दिखाने में सफल हो रहा है अपनी जनता को कि जो 100 साल हमने ह्यूमिलेशन के झेले हैं, जब दुनिया ने हमें अलग कर दिया, पश्चिम ने हमें काट दिया, तो ये वही करना चाहते हैं हमारे साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, दिख रहे हैं तो जल रहे हैं, हमसे कुढ़ रहे हैं। सिर्फ विकिपीडिया पे चले जाएं और टाइप करें चाइना ने क्या क्या आविष्कार किए हैं, आप देखेंगे कि वो पन्ना खत्म ही नहीं होता विकिपीडिया का। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। उनको तुरंत नकदी चाहिए जिससे वो अपना ब्याज चुका सकें और सरकार चला सकें। सिंपल। हम लोग भले कितना भी कहें कि मेरे देश की धरती हीरा उगले, सोना उगले उगले हीरा मोती, लेकिन सच ये है कि अमेरिका की धरती हीरे उगलती है। अमेरिकन जनता बहुत लंबे समय तक 1%, 1.25%, 0.5%, 2% ब्याज पर टीवी लाओ, वॉशिंग मशीन लाओ। चीन को सिर्फ इसलिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास बहुत धन है, वो धनी हो गया है। चाइनीज ई कॉमर्स एसोसिएशन ने कहा कि या तो हम दाम बढ़ाएंगे या हम अमेरिकन कस्टमर को अमेजन पे सामान बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई ये इतना महंगा हो जाएगा। तो क्या भारत उन चीजों को अपने यहाँ से भेज सकता है? एक पॉसिबिलिटी है। दुर्भाग्य से इसका उत्तर है कि नहीं। अमेरिका और चीन जब चाहे अपने दरवाजे बंद और खोल लेते हैं। आपका दरवाजा किस लकड़ी का बना हुआ है जो बंद ही नहीं हो रहा है और ना खुल ही रहा है? कहते हैं गॉड मेड द वर्ल्ड एंड द रेस्ट वॉज मेड इन चाइना। और शायद यही लाइन ट्रंप के कानों में हथौड़े की तरह गूंजी, क्योंकि ट्रंप का सपना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उनके हिसाब से महान वही देश है जो दूसरों से खरीदता नहीं बल्कि खुद बनाकर बेचता है। और उन्हें खल रहा था कि चीन से अमेरिका 3 गुना ज्यादा सामान मंगवा रहा है और बदले में हम कम बेच पा रहे हैं। ट्रंप के लिए यह सिर्फ व्यापार घाटा नहीं, एक ईगो घाटा भी था। इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल को एक बड़ा और विवादित कदम उठाया। दुनिया के 90 देशों के सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए, यानी अब वो सामान अमेरिका में बहुत महंगा हो गया। इस दिन को ट्रंप ने नाम दिया लिबरेशन डे, यानी अमेरिका की विदेशी माल से आजादी का दिन। अब चाहे वो चीन के मोबाइल पार्ट्स हों, यूरोप की लग्जरी कारें हों, भारत की दवाइयां हों या मैक्सिको की मशीनरी, सब पर भारी टैक्स लग चुका है। उद्देश्य साफ है, विदेशी कंपनियां जरा पीछे हट जाएं और अमेरिकी कंपनियां आगे आएं। लेकिन सवाल है कि क्या इतना आसान है यूएस को फिर से मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना? क्या अमेरिका के लोग महंगे लोकल सामान को चुनेंगे या फिर सस्ता विदेशी माल ढूंढेंगे? और क्या बाकी देश चुप बैठ जाएंगे या वो भी जवाबी टैरिफ से अमेरिका की नाक में दम करेंगे? और चीन क्या करेगा, जो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है? तो आज हमने बुलाया प्रकाश के रे को, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं, चीन अमेरिका से आने वाली खबरों में खूब रुचि रखते हैं और हमारे कई पॉडकास्ट में पहले भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और पहले भी आप हमारे कई बार मेहमान रहे हैं, तो हमने सोचा इस बार जो ट्रेड वॉर है जिसमें टैरिफ तो एक हिस्सा भर है, कई दशकों से चल रही है, तो सोचा कि आपको बुला के समझें, क्योंकि नंबर्स हैं इसमें बहुत सारे। और सिर्फ खरीद फरोख्त की बात नहीं है, बल्कि इससे दुनिया में जो समीकरण हैं, सामरिक समीकरण भी, वो भी प्रभावित होते दिख रहे हैं, कम से कम एशिया में तो जरूर, है ना? तो मेरा पहला सवाल आपसे फिर ये है कि 90 देश थे जो जद में आए इस टैरिफ वॉर की, लेकिन अकेला चाइना वो ही दिखाई दिया जो इसको ठीक से डील करता दिखा। मतलब एकदम 125 तो 125, 145 तो लो 145। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है चाइना में, जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर इस मामले में वही है, चाइना ही है। अमेरिका सबसे ज्यादा सामान चाइना से ही खरीदता है। देखें, एक बात कही जाती है कि जिस तरीके से सोवियत संघ विघटित हुआ, उसी तरीके से चीन भी बिखर सकता है। ये बात बहुत कही जाती है। और अगर आप
इंटरनेट पर जाएंगे तो बाकायदा नक्शे बने हुए हैं कि चाइना को कितने भागों में चाइना बंट सकता है। लेकिन यह भी जानने वाले जानकार बताते हैं कि अगर सोवियत संघ के बारे में किसी ने ढंग से समझा बूझा है, अध्ययन किया है, तो वह चीन है। तो एक तो चीन जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक उसकी वजह यह है कि वह पिछले अनुभवों से सीख रहा है। दूसरा अनुभव है कि जब ट्रंप आए थे, जब पहला इनका कार्यकाल था और जब इन्होंने टैरिफ वार किया था, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे या वाइस प्रेसिडेंट थे चीन की तरफ से, वो निगोशिएशंस कर रहे थे और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि बहुत बढ़िया बातचीत हो गई है, दोनों देशों के बीच में कोई मसला नहीं है और सब कुछ सुलझ गया और हमारी कोशिश रहेगी कि बिजनेस और बढ़े। सब कुछ गुडी गुडी उन्होंने बताया। लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $60 अरब के टैरिफ की घोषणा कर दी चीन के खिलाफ। तो बहरहाल 2018 में निगोशिएशंस हुए, 2019 में निगोशिएशन हुआ, फाइनल निगोशिएशन 2020 में हुआ और उसमें चाइना बैकफुट पे था, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे जो खरीदना है वो तो मैं खरीद ही रहा हूँ आपसे। लेकिन 2020 में स्थिति गड़बड़ हुई थोड़ी और तब ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया चीन से कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ मत बढ़ाइए, क्योंकि उनका वोट जो था वो उस ग्रुप से आता था जो अमेरिकन फार्मर्स का ग्रुप था और उनका चाइना बहुत बड़ा क्लाइंट है, तो उनको लगा कि उनको दिक्कत हो सकती है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब चाइना को ये उम्मीद थी कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो यह शायद कुछ रियायत देगा या यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे तो डेमोक्रेट पार्टी उसकी आलोचना कर रही थी। लेकिन हुआ उल्टा, वो न सिर्फ कंटिन्यू रहा बल्कि बाइडेन ने भी कुछ उसमें जोड़ने की कोशिश करी। तो यह अनुभव जो है चाइना के काम में आ रहा है। और वो देखिए, चाइना, अगर आप चाइनीज़ मीडिया को देखेंगे और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार को भी, पीपल्स डेली को भी देखेंगे कि वहाँ किस तरीके की बात कही जा रही है, तो वहाँ दो बातें जो मुझे मोटा मोटी समझ में आई, वो एक तो ये है कि हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म में घाटा हो और न सिर्फ अमेरिका से बिजनेस में घाटा हो, बल्कि हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में या उसके इन्फ्लुएंस में आके कुछ और देशों के साथ भी हमारा बिजनेस जो है कमतर हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इसको मैनेज कर लेंगे। एक समझदारी ये है। दूसरी समझदारी जो आपने बताया कि जो ये चाइना जो है बार बार डबल डाउन कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, वह यह है कि चाइना इस बार इस बात को समझ रहा है कि पिछली बार की तरह यह सिर्फ बिजनेस का मसला नहीं है। यह चीन की बढ़ती ताकत को, उसकी इकोनॉमी को ही नहीं, फाइनली देश को, कम्युनिस्ट पार्टी को ट्रंप जो है डैमेज करना चाहते हैं। और ये चीज़ पीपल्स डेली ने लिखा है, ये चीज़ आपको ग्लोबल टाइम्स में आपको दिख जाएगी और ये चीज़ उनके बयानों में आ जाएगी। जैसे अमेरिका में जो चीनी राजदूत हैं, उनके आप ट्वीट्स देखें, हम अंत तक लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, बंद कर दीजिए बिजनेस, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि अभी साउथ एशियन कंट्रीज 3 देशों की यात्रा पर हैं चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी यात्रा में भी बार बार बिना अमेरिका का नाम लिए यह कहा कि टैरिफ से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। तो यह मामला अब डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बैटल के रूप में चीन इसको देख रहा है। और उसकी एक दूसरी वजह यह है कि हमने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में या उससे पहले ट्रंप जब थे, तो डेमोक्रेट पार्टी बार बार ये करी थी कि रशिया कोलूजन, कि रूस ने इनको जिताया है, रूस को फ़ायदा हो रहा है और ये लोग यूक्रेन वार में, जो हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि ये प्रो रूस हैं। तो यह बात कही जा रही थी कि जो पिछले कई सालों से अमेरिकी राजनीति में रशिया हो रहा था, अब वो कुछ समय तक चाइना होगा। तो चाइना इस बात को बखूबी समझ रहा है। तो मैंने जैसा आपसे पूछा कि अकेला देश चीन दिखाई दिया इस मामले में, बाकी सब तो थोड़ा पीछे भी हट गए, समझौते की कोशिश करने लगे। और ये भी सच है कि चीन वाहिद देश था जिस पर अमेरिका ने तुरंत लगाया, बाकी देशों पर 90,
90 दिन हटा का भी ले लो दिया, आप, हाँ। हटा भी दिया, कम भी कर दिया। चीन को लेकिन ठीक से वो उसने घुड़की तो दी है, पर चीन ने पलटकर उसी तरह का जवाब दिया है। चीन कितना निर्भर है अमेरिका पर अपना सामान बेचने के लिए? अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, जहां पे लगा है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हाँ, वह एक तो चीन ने जब 145% वाला जो आखिरी उसने लगाया, तो उन्होंने कहा कि अब अगर ये बढ़ाएंगे भी तो अब हम उस पर अब नहीं बढ़ाएंगे, हो गया हमारा। और जब उन्होंने 245% किया तो चीन ने कहा कि ये 245% का हिसाब क्या होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है, हमको एक्सप्लेन नहीं करना है। ये बिजनेस करने वाले जाने कि वहां गए तो सामान पे 245 लग रहा है कि 60 लग रहा है कि 100 लग रहा है। और आज जो ट्रंप का बयान आया है कि अब हम भी चीन पर टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को परेशानी होगी। तो यह चीन की सब एक बड़ी जीत के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि चीन बार बार कह रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप टैरिफ लगाओगे, चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, तो पेमेंट कौन करेगा अल्टीमेटली? अरे एंड यूजर जो है, ग्राहक अमेरिकी। अब जैसे लोग कहते हैं कि कंपनियों पे टैक्स बढ़ाइए, तो कंपनी टैक्स देने जाती है, सही बात है। वो कंपनी तो उस टैक्स को अपने खर्चे में डालेगी ना, बिल्कुल, अपने हिसाब किताब में लगाएगी, और ग्राहक से लेगी। तो लास्ट जो पेमेंट करेगा, जो आखिरी बंदा होगा, वो आप और हम होंगे, नॉर्मल जो कंज्यूमर है वो होगा। तो अब मुझे लगता है कि ट्रंप को भी ये बात समझ में आ रही है कि चीज़ें, और एक और चीज़ हुई है, अभी आपने देखा जब वियतनाम गए थे शी जिनपिंग, अभी वाली यात्रा में, तो ट्रंप का बयान आया कि ये यात्रा अमेरिका को परेशान करने के लिए हो रही है। और इसी बीच सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया और पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला। यूरोपियन यूनियन ने भी थोड़ी सी, जब चीन ने हिम्मत दिखाई तो यूरोपियन यूनियन भी थोड़ा एक्टिव हुआ, वो चीन से उसने बात करनी शुरू कर दी, उसने भी जवाबी टैरिफ लगाया। तो वो हिम्मत अब लोगों के बीच में आ रही है। हमारे देश से भी ये बयान आया, पीयूष गोयल का बयान है 2-3 दिन पहले का, कि कनपट्टी पे बंदूक रख के ट्रेड डील्स नहीं होते हैं। तो अब बाकी भी थोड़ी हिम्मत जो है उठने लगे। ठीक है। आपने पूछा कि कितना निर्भर है। देखें, चीन का जो पिछले साल 2024 में चीन के साथ अमेरिका का जो वस्तुओं का आयात निर्यात, उसमें घाटा है $295 अरब से थोड़ा ज्यादा, और गुड्स में 25 से 30 अरब डॉलर का चीन का घाटा है। तो मैंने माइनस कर लें तो लगभग $260 अरब के आसपास अमेरिका से उनका नुकसान है। लेकिन अमेरिका को नुकसान है बिजनेस में। लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिका कितनी बड़ी इकोनॉमी है, उसका घाटा कितना है? $260 अरब। भारत का चीन के साथ देखेंगे, जबकि भारत छोटी इकोनॉमी है, $100 अभी आया ना कल परसों, 99.2 या कुछ इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट ये देखना है कि चाइना आखिर क्या सोच रहा होगा। क्या वो यह सोच रहा है कि जीडीपी में टोटल हमारा जो सकल घरेलू उत्पादन है उसमें अमेरिका वाला कितना हिस्सा आता है? 2%। या हाँ, और या फिर टोटल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें कितना आता है, और टोटल हमारी जो प्रॉफिट हो रही है। आप कई तरीके से देख सकते हैं ना चीज़ों को। तो कुल मिला के अभी देखिए, पिछले साल का जो चीन का टोटल फायदा है ओवरऑल, वो लगभग $1 ट्रिलियन का है। अब जो देश $1 ट्रिलियन की नकदी पे एक साल में बैठा हुआ है, तो वो तो 1-2 साल तो खेल ही जाएगा ना। तो ये सारा चीज़ है। और देखिए, डिपेंडेंस की जहाँ तक बात है कि जब आपने WTO रिजीम लाया, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ दुनिया में, तो उसके फायदे भी हुए, और अमेरिका और चीन के बीच में जो संबंध बने, भारत और चीन के बीच में जो बिजनेस बढ़ा, और बाकी देशों के साथ जो बढ़ा, तो उसमें सबका कमोबेश भला हुआ है। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं दूं कि हिंदुस्तान को दुनिया की दवाखाना कहा जाता है, लेकिन यह जो हम फार्मेसी बना रहे हैं, इसके लिए हम चीन से उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए डिपेंडेंट हैं। अब उस दवा बनेगी कैसे? सामान तो हो गया,
उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसमें कुछ यूरोप के साइंटिस्टों का है, कुछ अमेरिकन रिसर्च का है। तो आप देखिए कि दुनिया एक इंटरडिपेंडेंस की तरफ है, एक दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें बैलेंस कर लिया जाए कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जब आप ही के प्रोग्राम में भी मैंने शायद बोला था और जगह भी, कि हिंदुस्तान पर और चीन पे असर नहीं होना चाहिए टैरिफ का, क्योंकि हम लोग कॉमन सेंस लगा रहे थे कि यार थोड़ी सी तो चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो उसमें कुछ कम बेसी कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अजीब सा फार्मूला निकाला है, जिसको कि किसी भी आप वाणिज्य वाले से पूछ लीजिए, अर्थशास्त्र वाले से पूछ लीजिए, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लीजिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या किया, आपसे हमने इतना इंपोर्ट किया, आपको इतना एक्सपोर्ट किया, इतना हमारा व्यापार घाटा हुआ, तो उसका कुछ प्लस माइनस करके उन्होंने निकाल दिया, 26% तेरा, 20% तेरा, 10% तुम्हारा, ऐसे उन्होंने निकाला। तो इस वजह से बाकी लोग तो इसलिए कैपिचुलेट कर गए। और देखिए, मैं मानता भी हूँ कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जैसे चीन लड़ रहा है मान लीजिए, तो उसके पास आधार हैं। लेकिन जो नहीं लड़े, जैसे हिंदुस्तान नहीं लड़ा, तो उसका भी कारण है, मैं उसको गलत नहीं ठहराता हूँ। आप ये सोचिए कि हम अमेरिका कुछ देशों में से है जिसके साथ हमारा बिजनेस फायदे का है, और वहां से हमारे लोग जो कमा के भेजते हैं वो भी एक नकदी बहुत बड़ी मात्रा, सबसे ज्यादा पैसा वहां से आता है, बिल्कुल, जो कमाई का हिस्सा आता है विदेश से, अमेरिका से मिलता और है। डोनाल्ड ट्रंप जैसी पर्सनालिटी के साथ डील करने का मतलब जो है वो ये है कि आराम से डील करिए। क्यों? आप उसको पोक करेंगे, वो फिर गुस्सा होगा, वो उनकी पर्सनालिटी है। और आप जानते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी एक फैक्टर होता है। अरे तो इसीलिए वियतनाम ने भी कह दिया हम भी टैक्स कम कर देंगे, इजराइल ने कह दिया हम 0 कर देंगे। तो अलग अलग देशों के रिएक्शन के अलग अलग कारण हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना को भले परसेंटेज कम दिख रहा हो, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस हुआ है पिछले 30-40 सालों में, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उससे चीन को कितना फायदा हुआ है और अमेरिका को कितना फायदा हुआ है। अमेरिका जो चाहता था कि हम लेबर इंटेंसिव मेहनत वाले काम, इनको हम शिफ्ट करें, बिल्कुल, और हम हाई एंड काम करें, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ये सब, उसका लक्ष्य पूरा हुआ। बिल्कुल हुआ। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया इस चक्कर में। चीन ने कहा कि भाई अगर आप ओपननेस चाहते हैं, हमको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, तो भाई आप हमारे लिए भी दरवाजे खोलिए, हमारे लोग तैयार हैं काम करने के लिए। चीन को भी वो फायदा हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया दुनिया का, आज 1/3 लगभग उसके पास है। तो फायदा सबका हुआ, सबसे वहाँ पर गरीबी उन्मूलन हुआ बहुत तेजी से दुनिया के इतिहास में। मध्यम वर्ग बहुत बढ़ा चीन का पिछले 3 दशक में। चीन में तो मध्यम वर्ग जितना है उतनी तो अमेरिका की आबादी नहीं है। यही इसलिए कहा जा रहा है कि जो चीन का कुल एक्सपोर्ट है उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 2% है, तो चीन तो अपने मध्यम वर्ग पे फोकस करके उस सामान को अपने यहाँ भी खपा ही लेगा। हाँ, ऐसे 523 सामान है जिनकी एक लिस्ट थी, 532 या 35 कुछ हैं ऐसे, जो अमेरिका सिर्फ चीन से खरीदता है। चीन एक और काम कर सकता है, जैसे हम लोग अपने यहाँ, चाहे अमेरिका में, बहुत सारे देशों में महंगाई का रोना रोया जाता है, हर चीज़ महंगी हो रही है, कभी किसी सीजन में बहुत ज़्यादा महंगाई ऊपर चली जाती है। चीन पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट, और वो असफल हो रही है। वो चाह रही है कि महंगाई बढ़े चीन में। चीन में डिफ्लेशन है, वहाँ माइनस में महंगाई बढ़ती है, हमारे यहाँ प्लस में बढ़ता है ना, 4% से 6%, 12%, वहाँ माइनस में होता जाता है। तो अभी चीन के पास एक, मतलब वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अगर उसने थोड़े देर के लिए कहा कि भाई ठीक है, अब वही तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है, हम लोग उपाय खोजते हैं, तब तक अमेरिका के साथ सेटल करते हैं। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट का वो जो एजेंडा है, थोड़ा सा पैसा निकालो भाई, चीनी बहुत बचा रहे हैं, वहाँ किसी को 70% हाउसेस पर EMI नहीं है, इसीलिए चीन में भी वो प्रवृत्ति हावी हो रही है। हमारे देश में भी वो प्रवृत्ति है, लेकिन उसका कारण दूसरा है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे यूथ जो हैं वो मेहनत का काम नहीं करना चाहते हैं। ये डेटा आया है कि कौन खटे 9 से 5 ऑफिस में जाके मरे, क्या पैसा मिल रहा है, क्या लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। अचानक से देखते हैं बीच बीच में वर्क लाइफ बैलेंस डिबेट शुरू हो जाती है। चीन में भी ये टेंडेंसी है, काम क्यों करना है,
जब सस्ता में कर ही रहे हैं, घर में ईएमआई देना नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा कर लेंगे, खर्चे निकल आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी चीन को कहीं ना कहीं वो बूस्टअप कर रहा है कि वो अमेरिका का और सामने। ये नैरेटिव भी तो कर रहा है ना, जो अभी आप पॉडकास्ट से पहले कह रहे थे कि चीन ये दिखाने में सफल हो रहा है अपनी जनता को कि जो 100 साल हमने ह्यूमिलेशन के झेले हैं, जब दुनिया ने हमें अलग कर दिया, पश्चिम ने हमें काट दिया, तो ये वही करना चाहते हैं हमारे साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं दिख रहे हैं तो जल रहे हैं, हमसे कुढ़ रहे हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी होता हो तो हमें झेल लेना चाहिए, क्योंकि हम अब बढ़ चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना है। तो होने दें थोड़ा बहुत। आपने बिल्कुल सही चीज अंडरलाइन की है। इनफैक्ट चाइनीज सोशल मीडिया पे शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल उनका जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहा होगा, उसमें उसकी बैठक में उन्होंने जो भाषण दिया था उसका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ। और आजकल चूंकि चीन पर सबकी नज़र है तो हम लोगों को भी ट्विटर फेसबुक पे वो चीज़ें दिख जाती हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी। उसमें वो कह रहे हैं चीन के राष्ट्रपति कि तूफान आता है तो तालाब को खत्म कर देता है, उसको पलट सकता है बड़ा तूफान, लेकिन समुंदर को वो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन समुंदर में अगर तूफान नहीं उठे, लहरें ऊपर नीचे ना हो, तो फिर समुंदर का मतलब क्या है? तो चीन की अर्थव्यवस्था समुंदर है, और जब लहरें आएंगी तो वो और जीवंत होगा, वो उसमें और ताकत आएगी। तो ये सोच जो है, एक तो ये ह्यूमिलिएशन के अनुभव से भी आता है, जोड़ दिया उन्होंने। हाँ, है वो बहुत बड़ा नैरेटिव है वहां पे। हाँ, चीन जो इंडियंस को पता नहीं है। जो मैं बार बार, आप जब आते हैं इस पॉडकास्ट में, कोई चीन को समझने वाला व्यक्ति आता है तो इस बात को बहुत फोकस करता है कि आप ये मेंटलिटी समझिए कि चीन कहाँ से आ रहा है, चीन का नैरेटिव बनता कहाँ से। आप ये सोचें जरा एक मिनट के लिए कि मान लीजिए कि हमारे दादा का जो परिवार है, वो जो हमारा परिवार है, उस परिवार में कोई अपराधी है, कोई नशेड़ी है, कोई बीमार है, गरीबी है और बुरा हाल है, और फिर 1 2 3 पीढ़ी ऊपर उठे आप, कुछ आपने किया और अच्छा खासा आपने अपने परिवार को, खानदान को खड़ा कर लिया। तो वो चीज तो आपकी दादी तो रोज बताएगी ना कि हमारे घर में खाना नहीं होता था और तुम लोग खाना फेंक रहे हो। सही, हम लोग सुनते हैं, हम सुनने में आता है, ये सब परिवारों में आता है, यार तुम लोग खाना कितनी मेहनत से उपजता है, तुम फेंक रहे हो। और चीन में तो पूरी जनसंख्या को आपने अफीम का आदी बना दिया था। सही बात है। और देखिए, चीन दुनिया भर में औपनिवेशिक शासन रहे, साम्राज्यवाद रहा, लेकिन चीन अकेला ऐसा देश है जिसके ऊपर उस समय की तमाम बड़ी ताकतों ने राज किया। आपके ऊपर तो थोड़ा सा डच भी आया तो 4 गांव में रहा, हाँ, पुर्तगाली भी आया तो 10 गांव में रहा, फ्रेंच भी आया तो 2 जिलों में रहा। मेनली आपका पंगा रहा अंग्रेजों का, अंग्रेजों से। वहां तो अंग्रेज, फ्रेंच, रशियंस, जापानी, अमेरिकन्स, और वो कार्टून सबने बांटा उसे ठीक से। उस समय जो मैगजीन्स में कार्टून्स आते थे और बाकी चीजें आती थी, उनको चीनी बहुत सहेज के सोशल मीडिया पे वो अक्सर डालते रहते हैं, जिसमें है कि चाइना का ऐसे नक्शा बना हुआ है और महारानी विक्टोरिया, जार, फलाना ढिकाना जो है, नेपोलियन, ये सब, वो तलवारें खींचे हुए हैं उसको काटने के। वही तरबूज की तरह बांटते हैं। हाँ। तो और देखिए, एक सिविलाइजेशन जिसकी कोई मेमोरी ना हो और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो, तो हो सकता है कि वो झेल जाए, वो कहे कि ईश्वर की मर्जी थी कि मेरे साथ हुआ। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा अंडरलाइन करता हूं कि ईसवी सन की शुरुआत से लेके साल 1 से लेके 1820 तक दुनिया का आप डेटा देखिए, वो डेटा अवेलेबल है। पहली और दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हमेशा चीन और भारत की रही हैं। हाँ। और 200 साल इतिहास में अपवाद हैं कि पासा पलटा और वो यूरोप की तरफ बिल्कुल, जब दोनों, ये नया है दुनिया के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम कि पश्चिम केंद्रित सब हम देख रहे हैं कि वहीं से पैसा आएगा, वही टेक्नोलॉजी बनाएंगे, और हमारी मेंटालिटी भी बन गई ना, नैरेटिव वैसा ही बन गया। अब जैसे आज
ये बात फिर से हम दोहराने लगे हैं, जैसे डिलिम्पल की किताब आई कि भाई गणित कहाँ से पैदा हुआ, तो प्राचीन भारत से पैदा हुआ, बाकी चीज़ें कैसे गईं। दुनिया में सिल्क रोड तो हम जानते हैं कि मिडिएवल एरा में सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था और उस पर चाइना का वर्चस्व था। लेकिन जो गोल्डन रोड था एंशिएंट वर्ल्ड का, उस पर हिंदुस्तान का वर्चस्व था। और साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात हम करें तो 10 देशों में 9 देशों में इंडिक कल्चर है, भारतीय कल्चर है, और सिर्फ वियतनाम में सिनिक कल्चर, चाइनीज कल्चर है। तो हिंदुस्तान और चीन दुनिया के इतिहास में बहुत लंबे समय तक, अब उन बातों को छोड़ दें कि प्राचीन सभ्यता रही हैं 5000 साल, वो सब हम छोड़ दें अगर, तो हम इधर की बात करें अगर, तो ये अपवाद है कि 200 साल आपके ऊपर कोई राज कर रहा था, आप धनी से जो है कंगाल हो गए, आपके पास न साइंस बचा, न टेक्नोलॉजी बची, न रिसर्च बचा, न पढ़ाई बची, न लिखाई बची। किसी को मन में आया कह दिया कि अरे तुम्हारा तो पूरा लिटरेचर एक अलमारी भर भी नहीं है। कहा गया ना, हिंदुस्तान के बारे में कहा गया। और वहाँ पर एक समर पैलेस है चीन में, उसको जब 19वीं शताब्दी में लूटा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने, तो मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बहुत बड़े यूरोपियन फिलोसोफर थे, वोल्टेयर या कोई, मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान में नहीं है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि इतिहास इस बात को दर्ज करेगा कि 2 डाकू, जिसमें एक फ्रेंच था और एक अंग्रेज था, इन्होंने जाके समर पैलेस को बर्बाद किया। और आज जाके समर पैलेस में चीनी जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं और ये एहसास करते हैं कि अगर सही से तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारा हश्र फिर ये हो सकता है। मतलब चीनी धंधा तो कर रहे हैं पश्चिम के साथ, लेकिन इस सतर्कता के साथ कर रहे हैं। सतर्कता के साथ ही नहीं कर रहे हैं, वो इस बात से भी कर रहे हैं कि चाइनीज फिलोसफी या जो ईस्टर्न फिलोसफी का सेंस है कि हम आपसे अलग नहीं है, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अलग नहीं है, हम तो दुनिया के केंद्र हैं। वो तो मिडिएवल एरा में था, आप नहीं कहते तो अब कहते नहीं है तो क्या मानते नहीं है? देखिए भाई, अब मानने का कारण भी तो है। इतनी बड़ी आबादी, अभी तक वो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश थे। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, चीन को समझना है ना, जैसे हमारे देश में भी साइनोफोबिया है या चीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पूर्वाग्रह हैं। कुछ न करें, सिर्फ विकिपीडिया पे चले जाएं और टाइप करें कि चाइना ने क्या क्या आविष्कार किए हैं, चाइना में क्या क्या आविष्कार हुआ है। सिंपल, कुछ और नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपकी मतलब वो पन्ना खत्म ही नहीं होता विकिपीडिया का, जिसमें 4 ग्रेट इन्वेंशन जो कहे जाते हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें कि कंपास है, कागज है, बारूद है। अब बताइए, कागज बारूद के बिना आप आज की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? तो कोई ऐसी बात नहीं कि चाइनीज आज चाइना बन गया, कि हम हर चीज मेड इन चाइना देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और वो एहसास, और वो बन सकते हैं, और उन्होंने बन के दिखाया। और देखिए, उन्होंने हर चीज में किया। आप कह रहे हैं कि पश्चिम से वो बिजनेस कर रहे हैं, पश्चिम से बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, पश्चिम का बहुत बड़ा योगदान है कि चाइना आज एक सुपर पावर बना है। भाई निक्सन आए, पैसा हम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, बाजार हम दे रहे हैं, आपको बनाना है सिर्फ। अब ये कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए कोई आपको इन्वेस्ट भी करे, चीन को WTO में भी वही लाए, वही लोग लाए, उन्होंने ही किया, उनके लिए रास्ता साफ। असल में देखिए, असली कहानी ये डेन शियोबांग को पूरी मदद ही। जैकमा का एक वीडियो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, अभी पीछे वायरल भी हुआ था। जैकमा का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि पिछले कुछ साल पहले जैकमा ने एक IPO लॉन्च किया अपनी कंपनी के लिए, अलीबाबा के लिए। ग्लोबल IPO था, और वो IPO इतना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ कि वो भारत की GDP से भी ज्यादा हो गया। चीनी गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए। चीनियों ने बुलाया, भाई साहब ऐसा है, इसको कैंसिल करिए। इतनी बड़ी पूंजी एक बार देश में आ जाएगी तो भाई ये क्या मतलब है? असंतुलन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ये तो। क्योंकि वो क्या होता है ना कि आप जानते हैं इन्वेस्टर क्या करता है। रोज हम लोग शेयर मार्केट देखते हैं,
निकल गया क्या भाई, इन्वेस्टर जा रहे हैं। अच्छा बढ़ गया, क्या हुआ भाई, इन्वेस्टर आ रहे हैं, आ गया है। मैंने ये क्या, मतलब चीनी गवर्नमेंट ने कहा कि ये तमाशा हमको नहीं चाहिए, बंद करिए आप इसको। हमारी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल है मजबूत ही रहने चाहिए, ये नहीं कि आए और गए और हिल गया मार्केट। वो जैकमा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो बात कर रहे हैं वो क्रक्स है, जो अमेरिका का रिएक्शन अगर सही में समझना है। ये कहना एक सतही और आलसी समझदारी होगी कि ट्रम्प पगला गए हैं, ये बेवकूफ़ी होगी कहना। ये कहना निहायत फालतू की बात होगी कि रिपब्लिकन पार्टी या मागा मूवमेंट या ये लोग कुछ दूसरे टाइप का गेम करके माल बनाना चाह रहा है, ये भी फालतू बात है। असली बात ये है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है, उनको तुरंत नकदी चाहिए जिससे वो अपना ब्याज चुका सकें और सरकार चला सकें, सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। तो वो इमीडिएटली नकदी कहां से आएगी आप मुझे बताइए। तो ये बात ट्रंप को ही सता रही है, बाइडेन को नहीं सताई थी। बाइडेन को सता रही तो लोन ले रहे थे। और ये कैसे करेंगे ऐसे, नहीं कि सरकारी खजाना भरेंगे। ये तो चुनाव जीत के आए ना उसी मुद्दे पे कि भाई तुम $34 ट्रिलियन कर्जा हो गया देश पर जितनी आपकी जीडीपी है उससे ज्यादा कर्जा है, और आपको हर महीने जो है $1 ट्रिलियन ब्याज देना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? पर ये कौन सा फॉर्मूला है कर्ज चुकाने का, अपने ही नागरिकों को तुम महंगा सामान लेने को मजबूर कर दो? बिल्कुल, ये फार्मूला नहीं है, लेकिन और दिखाओ ये कि हम दुनिया को करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन्हीं वर्षों में, इन्हीं दशकों में चीन इतनी बड़ी ताकत बन गया, फायदा अमेरिका को भी हुआ, अमेरिका ने भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए, तो अमेरिकी जनता गरीब क्यों हो गई और उसकी सरकार कंगाल कैसे हो गई? इसलिए जैकमा वाली वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट किया, वेरी गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपका जो पैसा गया उसका दो हश्र हुआ। एक, वो पैसा आपके अपने ओलिगार्क्स ने, वॉल स्ट्रीट ने अपनी जेब में रखा, और इसी बीच में आपने बड़े बड़े लगातार आप युद्ध करते रहे, उसमें लगभग आपने $20 ट्रिलियन जो है उसमें खर्च किए। चाइना ने क्या किया? चाइना जो प्रॉफिट कमाया उसने चाइना के लोगों में री इन्वेस्ट किया, उसने स्कूल्स बनाए, उसने यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर किया। आज उसकी यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से हैं। वो भारत से अगर जीडीपी की परसेंटेज की तुलना आप करें तो भारत अपनी जीडीपी का जितना एजुकेशन में खर्चा करता है उससे जीडीपी के परसेंटेज में चीन कम खर्चा करता है। लेकिन आप क्या भारत और चीन के शिक्षा व्यवस्था की आप तुलना कर सकते हैं? तो चीन ने अपने में इन्वेस्ट किया। मैं गया नहीं हूं, मुझे पता नहीं। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट में यही बात चली थी। जो वहां का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसें हैं, गाड़ियां हैं, उन्होंने कहा कि अरे बीजिंग में तो धुंध हो जा रही है, बहुत पॉल्यूशन है, लोग 10 साल लोगों की आयु कम हो जा रही है। आज देखिए बीजिंग दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में हो गया। बोला अरे यार कब तक कोयला जलाएंगे, कब तक तेल खरीदेंगे, कुछ करते हैं। आज स्वच्छ ऊर्जा में वो दुनिया में जितना कैपेसिटी है उसका 2/3 से ज़्यादा अकेले चाइना में है। तो चाइना ने सिंपल काम किया कि उसने उस पैसे को अपने में इन्वेस्ट किया। आपको सैलरी मिलती है, आप सैलरी जाके उड़ा लीजिए, 15 दिन के बाद फिर कुछ करना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। लेकिन उसी पैसे को आपने थोड़ी तमीज में कहीं लगा दिया, रख दिया, बचा दिया, तो आपका महीना भी आराम से चल जाएगा और एंड में आपके पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे। नहीं तो आपने ट्रम्प के एक लाइन और दे रहा हूं मैं, एक बात और कह रहा हूं। दुनिया में गरीब से गरीब देशों को अगर आप देखें तो पिछले वर्षों में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। मैं भारत या चीन जैसे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो जिनको बहुत गरीब माना जाता है, जिनके पास संसाधन नहीं है उस तरीके से। अमेरिका एकमात्र विकसित राष्ट्र है जिसके लोगों की उम्र घटी है, जीवन प्रत्याशा घटी है। आप इमेजिन करिए सर, हालांकि 2024 में सुधार आया है, 2024 में थोड़ा सा आंकड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन जस्ट आप सोचिए, क्षेत्रफल में इतना बड़ा देश, टेक्नोलॉजी क्या, हम लोग भले कितना भी कहें कि मेरे देश की धरती हीरा उगले, सोना उगले उगले हीरा मोती, लेकिन सच ये है कि अमेरिका की धरती हीरे उगलती है, ये सच्चाई है। अभी तो शुरू भी नहीं किया ठीक से उन्होंने। हाँ,
अभी तो उनके यहाँ जमीनें तो ऐसे अभी तो वो कर भी नहीं रहे हैं, पड़ा हुआ है उन्हें मसला। वेट कर रहे हैं वो जब हाँ। सबके खत्म हो जाए हम करें। नहीं, वो वेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ ज्यादातर कॉर्पोरेट खेती है। तो जब कॉर्पोरेट आपको आलू ही खाना है और बर्गर ही खाना है तो वही पैदा कर आलू ही रहे हैं। आलू चलेगा। आलू ही आलू चलेगा। तो आप ये सोचिए कि मैं, देखिए, लग सकता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को कि मैं अमेरिका को या यूरोप को लेके बायस्ड हूँ या उनके प्रति बहुत नहीं, वो लगता हूँ। ही है ऐसा। हाँ, नहीं, लोग वो आरोप गलत लगाते ही बात हैं। है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की प्रगति में भी, बौद्धिक प्रगति कह लीजिए, टेक्नोलॉजी कह लीजिए, जो भी इकोनॉमिक कह लीजिए, उसमें अमेरिकी और यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे उनका योगदान चीन के लिए है। वहाँ पे आपके लोग गए, उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी। कुछ लोग वहाँ कह करके यहाँ मदद किए, कुछ लोग यहाँ आके काम किए। आप ये सब जो बड़े बड़े आप संस्थान जोड़ रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो, बिना मदद इसरो के हो, नहीं हुए हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च हो, कुछ भी हो, एग्रीकल्चरल आपके यहाँ जो ये दुग्ध क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, ये सब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पश्चिम को अब वो जो अपना हैंगओवर है वो उतार देना चाहिए। मैं एक मिनट और आपका लूंगा। ट्रम्प बार बार अपने स्पीचेस में कह रहे हैं 1913 तक तो हम लोग टैरिफ से ही कमाते थे, इतना पैसा एक बार आ गया कि मीटिंग बैठ गई कि भाई करना क्या है इसका, और उसके बाद 1913 में इनकम टैक्स आ गया। बाकी तो हालांकि उनका ये बहुत सिंपलिस्टिक एनालिसिस है, लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए इसको, तो भाई साहब 1913 में जो आपके यहाँ सामान बेचता था वो ज़्यादातर यूरोपियंस थे, और वो सामान जो बेचते थे वो दुनिया भर से लूट के लाते थे, फ्री में लाते थे, कम दाम पे लाते थे, क्योंकि उनकी दुनिया भर में कॉलोनीज थी, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में। और वो सामान पे आप टैक्स कितना भी ले लो, अगर मान लीजिए कोई चीज़ मुझे फोकट में मिली हुई है, 5-10 रुपए उस पर खर्च आए हैं, आप उस पर 5 रुपये टैरिफ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? 10 रुपया तो तुम्हारे ग्राहक को देना है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो आज लगभग 60 साल 70 साल हो गए कि यूरोप के पास कॉलोनी नहीं है, इसीलिए यूरोप की हालत बुरी है। और आप 1913 से पहले का सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। आपसे तो इंडिया बिजनेस नहीं करता था 1913 से पहले अमेरिका से। तो एक तो लॉजिक यहां फेल है। दूसरा, यूरोप को यह भी समझना चाहिए कि लोग आपसे क्यों वो हो रहे हैं। सिंगापुर तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वो क्यों रो रहा है उसका प्राइम मिनिस्टर आके सोशल मीडिया पे? पॉइंट ये है कि आप कभी, जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध होता है तो आप उसका पैसा दबा देते हो। किसी देश की सरकार अगर आपके मन की नहीं है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ उसका सोना जब्त कर लेते हो। आपको किसी देश के राष्ट्रपति से दिक्कत है तो उस देश के उद्योगपतियों का लंदन में घर है तो उस पर ताला मार देते हो। तो आज क्यों डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है? क्यों? आप सोचिए कि भारत ने भी, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, यूएई गए थे जब पिछली बार, तो न्यूज़ आई थी कि अब हम लोग यूएई आपस में बिजनेस करेंगे, अपने वो दिरहम में करेंगे, दिरहम जो भी है वहाँ का, और हम रुपया में करेंगे। तो क्यों? क्योंकि मजे की बात आप सुनिए, आप यहाँ से जाइए श्रीलंका घूमने, तो पैसा ट्रांसफर करिए डॉलर में, फिर जाइए कोलंबो, फिर उस डॉलर को दीजिए और उनका लोकल कर। अरे भैया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं सिंहली रुपया खरीदूं और जाके वहां सिंहली रुपया खर्चा करूं? बस सिंपल। या कोई श्रीलंकन वैसे ही करे, रुपया खरीदे आए। ये बीच में डॉलर का कमीशन देना, और आपको याद होगा ट्रंप ने हड़काया है कि तुम लोग डॉलर के खिलाफ कुछ करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने लिखा था। तो कहानी सर सिर्फ टैरिफ की नहीं है, पॉलिटिक्स। ये जो ओलिगार्क्स हैं, अमेरिकन ओलिगार्क्स, आप कभी हेज फंड्स का देखिएगा, ब्लैक रॉक या बहुत सारे और लोग हैं, इनका पढ़िएगा कि ये लोग कितना कितना पैसा मैनेज करता है। कोई 10 ट्रिलियन, कोई 12 ट्रिलियन, कोई 15 ट्रिलियन। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हम आज हमारे देश में ये फैशन अब चल रहा है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का सिंपल मतलब क्या होता है, जो अमेरिकन इकोनॉमी का मेन बेसिस है, जिसको फिनांस बेस्ड कैपिटलिज्म कहा जाता है। चाइना का जो कैपिटलिज्म है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है।
सामान बनता है, खेती करते हैं, आप अनाज उगाते हैं, बाजार में जाते हैं, बेचते हैं, 2 पैसा आप मुनाफा कमाते हैं, उससे आपका घर चलता है। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल है। पैसिव इनकम में क्या होता है कि पैसा आपने डाल दिया, घर खरीद दिया, किराया आ रहा है, खा रहे हैं। यह जो मेंटालिटी, यह जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो देखने में बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। अरे हम भी डाल देते हैं शेयर में यार, सोए रहेंगे तब वो पैसा बढ़ेगा। लेकिन उसका अल्टीमेट क्या होता है? उसका अल्टीमेट ये होता है कि बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूसली चूसना पड़ेगा उस मशीन को चलाने के लिए। मान लीजिए मैंने 5 रुपए का शेयर खरीदा, आपको बेचा 7 रुपए में, तो आपको फायदा कमाने के लिए किसी और को 3 रुपया उसका जेब काटनी पड़ेगी उसकी। तो वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो है इसी में वो हो गया। और इसका लास्ट पॉइंट आपको बताऊं कि चूंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, तो मान लीजिए हमने आपसे कर्जा उठाया, तो हमने आपसे कर्जा उठा लिया और उतने का डॉलर छाप दिया। आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी की कि हमारे पास 500 अरब डॉलर का डॉलर में रिजर्व है। मान लीजिए, अच्छा डॉलर रखे हो यार, 500 अरब डॉलर छाप दो, वो थोड़े निकालने जा रहा है। तो हुआ क्या कि इतना नोट आया और अमेरिकन जनता बहुत लंबे समय तक 1%, 1.25%, आधा परसेंट, 2% ब्याज पर टीवी लाओ, वॉशिंग मशीन लाओ। जैसे हमारे यहाँ बीच में ये कुछ साल पहले ही बीमारी हुई थी, जो अब रिपोर्ट हो रही है, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। फिनांस बेस्ड, पैसा एक विनिमय का साधन था, लेकिन लोगों ने पैसे को प्रोडक्ट बनाया और अमेरिका एग्जैक्टली यही किया। तो लास्ट में क्या हुआ पता चला, अरे यार 34 ट्रिलियन डॉलर का तो कर्जा हो गया। और चाइना ने क्या किया, देखिए बॉन्ड, अभी उन्होंने बॉन्ड में कुछ पैसा बनाया है, 5% हुआ है 30 साल में। बॉन्ड होता है कि मैं आपसे कर्जा लूंगा और उसके बदले आप मेरा बॉन्ड खरीद लेंगे, सरकारी बॉन्ड। तो जापान, चाइना, सऊदी अरब, ये बड़े उसके खरीदार, कर्ज, ये सबसे ज़्यादा कर्जा देते हैं, क्योंकि नकदी सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास, गल्फ कंट्रीज के पास और जापान के पास है, कुछ जर्मनी के पास है। बाकी दुनिया में किसी देश के पास वो नहीं है। जैसे अगर आप हमारे यहाँ भी फॉरेन रिजर्व देखेंगे तो आपके कर्जे से कम है ओवरऑल जो वो है। तो चाइना ने ये सोचा कि भाई 2%, 1%, 3% इस पर हमको ब्याज मिल रहा है, इससे तो बढ़िया है कि इस पैसे को उठाएं और अफ्रीका में इन्वेस्ट कर दें, इंडिया में इन्वेस्ट कर दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें, साउथ ईस्ट एशिया में इन्वेस्ट कर दें, वहां तो ज्यादा रिटर्न आएगा ना। तो स्थिति ये आ गई कि अमेरिका के पास अभी कैश का जरिया खत्म हो गया है, लिमिटेड हो गया है। इसीलिए वो तात्कालिक रूप से ये चाहते हैं कि कुछ कैश आ जाए, टैरिफ टूरिफ करके, निगोशिएट करके, और अगर ये चीजें काम कर गई तो कुछ 20-30 साल इसी पे खींच लिया जाएगा। तो कहानी सिंपल है। और बाकी नहीं मानेंगे आप तो मेरे पास बम है, मेरे पास मिसाइल है, दुनिया में 1200 जगह पे मेरे मिलिट्री वाले हैं। ट्रंप के कदम के बाद, तो ये जो ट्रंप ने कदम उठाया है, उसके बाद हो ये रहा है कि यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच कॉल्स का आदान प्रदान बढ़ गया है। साउथ कोरिया और जापान, जो उसके अलाई कहे जाते हैं, वो चाइना के साथ मिलकर अब चाहते हैं कि एक FTA साइन हो जाए। इसी तरह से एक खलबली मची हुई है एशिया के सभी देशों में। इनफैक्ट चाइना, जो अभी हाल में इंडिया के साथ उसने कुछ अपने सीमा विवाद हल भी किए हैं, लग रहा है कि वो भी भारत की तरफ भी हाथ बढ़ाना चाहता है। तो इतने सालों में जो अमेरिका ने एशिया में समीकरण बनाए सामरिक, उन पर भी तो फर्क पड़ रहा है। क्या ट्रंप उन्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहते इस कैश क्रंच के चक्कर में? देखिए, डेमोक्रेसी में एक बड़ी मुसीबत है। आप अगर अच्छे नेता नहीं हैं तो आप अगले चुनाव से ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते हैं। मेरा दूसरी बार हो गया ना, मैं राष्ट्रपति बन गया ना, मगा मूवमेंट कर लिया, मेरी लीगेसी हो गई, मैंने सबको औकात दिखा दिया, मेरा ईगो संतुष्ट हो गया। बाकी क्या, मैं 78 साल का हूँ, बहुत ज़्यादा जीऊँगा 20 साल और, क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो ये मेंटालिटी, ये रियल मेंटालिटी होती है। जैसे हम लोग कई बार नहीं कहते, अरे यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोड़ो, वो चीज़ है।
लेकिन अगर राष्ट्राध्यक्ष जब इस तरीके की मेंटालिटी रखता है तो उसके परिणाम जो है बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं। आपने जापान का या कोरिया का एग्जाम्पल दिया या यूरोपियन यूनियन का, जो अमेरिका के सबसे स्टॉन्च एलाइज हैं। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि ग्लोबलाइजेशन में सब इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जापान और कोरिया से चीन के ऐतिहासिक मतभेद हैं, पॉलिटिकल कॉलोनियल हिस्ट्री है, सब कुछ है। लेकिन चीन जो है, या भारत, सीमा विवाद और ये, लेकिन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भले वो टेक्निकली अमेरिका है, लेकिन एक्चुअली वो चीन है। और कोरिया का तो चीन का जो बिजनेस है दूसरे नंबर वाला बहुत दूर है, और जापान तो है ही है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जापान जाते हैं। तो ऑलरेडी उनके बीच में एक सिनर्जी है, ग्राउंड है। हाँ। यूरोपियन यूनियन के साथ भी चीन का अच्छा बिजनेस है। मैं बार बार कोट करता हूँ जर्मन चांसलर मर्केल का, जो अभी कुछ साल पहले रिटायर हुई, कि चीन को सिर्फ इसलिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए कि उसके पास बहुत धन है, वो धनी हो गया है। क्योंकि धनी होना कब से पनिशमेंट का ग्राउंड बन सकता है? वो भी पश्चिम तय करे, और भी पश्चिम, जहां पे कि ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, यही पैरामीटर है वो। कि कौन तय करेगा। देखिए, इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताऊं कि ये, हालांकि ये टर्म यूज करना मुझे थोड़ा सा, मतलब खुद ही मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा टर्म नहीं है, कि हम एक दूसरे तरीके का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट है जो हर रोज नए नए टैरिफ के प्रावधान ला रही है। आज लगा दो, कल हटा दो, 1 अप्रैल को नहीं करूंगा क्योंकि फूल्स डे है, 2 तारीख को करूंगा, लिबरेशन डे करूंगा, फिर कुछ दिन के बाद हटा दूंगा। अच्छा, इनसे तो बात हो रही है तो इनका रोक दो अभी। और एक तरफ आप देख रहे हैं ऐसे देशों को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाइना है, जो कि रिटेलिएट तो कर रहे हैं या अमेरिका के से समझौता की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी तरीके के उद्विग्न नहीं है, बेचैन नहीं है। वो कूल माइंड से अपना काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है नहीं है। तो मैं समझता हूं कि एक सर्टेन सिविलाइजेशनल या सर्टेन कल्चरल पर्सपेक्टिव से ये समझदारी आती है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, यमन वाला, मिसाइल दागो, और रात में सब वो टेलीग्राम पे दारू पी के वो प्लान ही जो है वो कर दिया। जो वाइस प्रेसिडेंट और डिफेंस सेक्रेटरी हुआ ना, वो तो सबके सामने आया, अटलांटिक का एडिटर इन चीफ ने तो उसको पब्लिश ही कर दिया। तो ये अब आप अंदाजा लगाइए सर कि चीन का विदेश मंत्री एक ऐसा व्यक्ति बना था जो शी जिनपिंग का सबसे करीबी था, यंग था, उसको लोग देख रहे थे कि ये हो सकता है कि फ्यूचर में चाइनीज लीडर बने। लेकिन जब पता चला कि इसने अपने पर्सनल संबंधों के बारे में छुपाई बात, तुरंत उसको ग्राउंड कर दिया गया और बीजिंग में एक लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष बना के बैठा दिया गया। तो चाइना में या बहुत सारे और कंट्रीज में अगर आप मेरिटोरियस नहीं हैं, आप बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज आप रास्ता खाली करिए। लेकिन बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग अमेरिका, वहां तो रिवार्ड मिल रहा है लोगों को। ट्रंप क्या बोलते हैं, बहुत सरकारी नियमों में गड़बड़ है, मैंने खुद उसका फायदा उठाया बिकॉज आई वॉज अ बिजनेसमैन। अभी क्या बोल रहे हैं, मैं जानता हूं टैरिफ का क्योंकि मैंने बिजनेस किया है, जापानी बहुत ले जाते हैं हमारे यहां से पैसा, मैंने जापानियों से बिजनेस किया, मैंने बहुत पैसा बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब है ये है कि ये एक तरीके का आप एक ऐसा प्रोफाउंड बैटल देख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग खुद उस नाव में हैं, इसलिए हम लोगों को उसकी इंटेंसिटी का उस तरीके से आभास नहीं हो रहा है। ये हिस्टोरिक अनफोल्डिंग आप देख रहे हैं, और ये आज से शुरू नहीं हुआ है, ये 4-5 साल से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, जिसमें ब्रिक्स का उदय होना,
बेलारूस में या हांगकांग में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन उठे, उनको जिस तरीके से कजाकिस्तान में दबाया रूस और चीन ने। उसके बाद आपने अरब में अभी कल देखा आपने कि प्रिंस मोहम्मद के छोटे भाई डिफेंस मिनिस्टर ईरान पहुंचे हैं, कतर के अमीर पहुंचे हैं रसिया, और फिर ईरानियन विदेश मंत्री भी वहां पहुंचे हैं। न्यूक्लियर डील पे भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। तो आप एक ऐसा बहुत कुछ अनफोल्ड होता हुआ दिख रहे हैं कि उसके इतने चैप्टर्स हैं कि हम लोगों को एक दूसरे का तार बांधने में और देखने में, सीरा खोजने में दिक्कत हो रही है। लेकिन एक लार्जर ग्लोबल रीऑर्डर हम लोग देख रहे हैं। और इसमें इलॉन मस्क कहाँ है, जिनकी टेस्ला बहुत लुत्फ ले रही है चीन में, उन्हें तो 50 तरह की रियायतें मिल रही हैं। ट्रम्प के इनसाइडर भी हैं, वो कभी दिखते हैं कि वो सब ध्यान रखे हुए हैं सबका, कौन कितना काम कैसे स्पेशल काम करेगा, वैसा ध्यान रखते हैं। दूसरी तरफ फिर वो लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं टैरिफ के नाम पर। ये आदमी क्या कर रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से टैरिफ का हिसाब किताब बनाया, उसने डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे सपोर्टरों को बिदकाया। जैसे बिल एक्मन एक हैं, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कॉमर्स सेक्रेटरी को कि ये बॉन्ड में बिजनेस करते हैं, तो ये बॉन्ड में खेल रहे हैं, इनका फायदा हो रहा है क्योंकि बॉन्ड का जो है परसेंटेज बढ़ रहा है। तो इन्होंने पैसे बना लिए। या आपने ट्रंप का वो वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि जिस दिन शेयर मार्केट गिरा उठा तो कहे कि ये $2.5 अरब बना लिया है, ये $900 मिलियन बना लिया है। तो और एक और इलन मस्क के साथ एक का झगड़ा हुआ, दोनों ने झगड़ा किया। तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से जब पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है आपके यहाँ, तो बोल रही है बॉयज विल बी बॉयज। तो मतलब ऐसे चल रही हैं चीजें। तो बात इलन मस्क का बस इतना ही। आज तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी ट्वीट आया है कि इलन मस्क से उन्होंने बात कही है और टेक्नोलॉजी और इस पे करने के लिए। देखिए, इलन मस्क को मैं बहुत हाई रिगार्ड में रखता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों पे आप कह सकते हैं कि यार क्या करते हो, वो तो हम लोग भी ट्विटर पे कर देते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी किताबों का नाम लेंगे, पता चला कि रात में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, कभी ये चीज़ें हो जाती है। इंसान है हम लोग। लेकिन इलॉन जो हैं वो न सिर्फ चाइना में बल्कि जर्मनी में भी उनकी गीगा फैक्ट्री है। और चाइना वाली फैक्ट्री के लिए तो आपसे बात भी हो रही थी कि बहुत तरीके की रियायतें मिली, लेकिन वो फैक्ट्री भी कमाल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 45 सेकंड में एक टेस्ला गाड़ी असेंबल होकर बाहर निकल जाए। आप अंदाज़ा लगाइए उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो इलन मस्क को मैं इसलिए पसंद करता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो किया है, चाहे वो स्टारलिंक को लेके जो किया हो या न्यूरालिंक को लेके जो कर रहे हैं, और उनको दुनिया की सरकारें उस तरीके से देखती हैं। और आप देखेंगे कि चीन में वो जब भी जाते हैं, बहुत चीन की यात्रा करते हैं, वो जब भी जाते हैं तो वहाँ पर उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलता है। प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, वित्त मंत्रालय से रिलेटेड लोग बात करेंगे उनको, और काफ़ी फैन फॉलोइंग वहाँ पे। पूरा जो वीडियोज़ आते हैं आप देखेंगे कि काफ़ी लोग हेलो हाय कर रहे हैं, मतलब एक वीआईपी की तरह उनका ट्रीटमेंट है। तो उसकी वजह एक सिर्फ टेस्ला की फैक्ट्री की ही बात नहीं है। और इनफैक्ट जब कहा गया कि BYD अच्छा एक चैलेंज हो सकती है कुछ साल पहले, तो इलन मस्क ने हंसते हुए लिखा था नो चांस, और आज टेस्ला को उसने पीछे छोड़ दिया। और अब तो स्थिति यह है कि अमेरिका भी खरीद रहा है तो वो कार, न सिर्फ कार, हमारे यहाँ जो बैटरी गाड़ियाँ चल रही हैं हमारे देश में, अपने हिंदुस्तान में, उनकी बैटरी BYD से आ रही है। और BYD की गाड़ियाँ आपको भी दिखती होंगी दिल्ली में, कम मात्रा में है लेकिन आने लगी दिखती हैं। तो इलन मस्क का वो जो प्रेजेंस है, उसके बाद उन्होंने ट्विटर खरीदा, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत है ट्विटर, सोशल मीडिया का। और दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं ही, यंग हैं अभी, उनके पास बहुत चीज़ें और करने की है। और समझिए कि दुनिया लोअर अर्थ ऑर्बिट में, अंतरिक्ष का जो लोअर ऑर्बिट है, उसमें जितनी मानव निर्मित चीज़ें घूम रही हैं, उसमें 50-60% जो है वो इलन मस्क की हैं। और दुनिया के चप्पे चप्पे पे उनके सैटेलाइट्स हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के तो करीब हैं ही, वो नासा और डिफेंस डिपार्टमेंट के भी करीबी हैं अमेरिका में।
उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि मस्क इस स्थिति में है कि वो चाइना को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रुख को नरम कर दें। अच्छा, उसकी वजह यह है कि भाई ट्रंप अकेले नहीं है ना, ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी भी हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है और अमेरिकन लिख रहे हैं, मागा लोग सोशल मीडिया पे, कि 1992 में इस आदमी ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंग्लैंड का बाजा बजा दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया था 1992 में इन लोगों ने। $1 अरब सिर्फ बेसेंट ने प्रॉफिट कमाया था। ऑन द रिकॉर्ड है, मैं कोई अंदर की बात नहीं बता रहा हूं। और अब वो पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया को, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना को जो है बर्बाद करेगा। उनके जो विदेश सचिव हैं मार्को रूबियो, वो चाइना बोलते ही नहीं है, वो सीसीपी बोलते हैं। हालांकि उन लोगों को सही मात्र हिजे नहीं आती है, वो सीपीसी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो सीसीपी नहीं है। नहीं। और वो लोग क्या करते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेगसेट, वो मंत्री जब बन गए थे, मतलब नियुक्ति हो गई थी लेकिन उनका फाइनल नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि चाइना जो है कुछ मिनटों में हमारे समूचे समुद्री बेड़े को खत्म कर सकता है, जो कि सच्चाई है। चाइना नेवल, समुंदर में चाइना से बड़ी ताकत आज के डेट में कोई नहीं है। लेकिन ये बात क्या, इस बात से क्या इंगित होता है? इस बात से ये इंगित होता है कि वो चीन को एक पोटेंशियल डिफेंस थ्रेट मानते हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इतने एंटी चाइनीज एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, और मागा मूवमेंट के जो एक दो प्रो चाइनीज से बात बनेगी नहीं, वो बात नहीं, बात बनेगी भी तो वो बहुत मतलब कॉस्मेटिक होगा, वो कॉस्मेटिक होगा। इस सब में लोग ये पूछ रहे हैं कि चलिए ठीक है, इसने उस पर लगाया, उसने इस पर लगाया, चाइना कहाँ बाजार देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, भारत के लिए क्या है, भारत क्या कर रहा है? देखिए, मैं कहूँगा कि भारत के लिए इसमें पोटेंशियल है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं। पोटेंशियल है, जैसे सड़क बढ़िया बनी हुई है और आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और आपको लग रहा है कि आप आधे घंटे में अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे, लेकिन समस्या है कि बस आए तो अब आधे घंटे बाद ही अगर बस आएगी तो आप आधे घंटे में कैसे पहुंच पाएंगे? तो भारत के साथ ये है कि भारत दो तीन चीज़ें कर सकता है कि हम उन प्रोडक्ट्स की तलाश करें जो प्रोडक्ट्स जो दूसरे देश इंक्लूडिंग चाइना बेच रहे थे अमेरिका में, और वो अब नहीं बेचेंगे। जैसे अमेजन पे चाइनीज ई कॉमर्स एसोसिएशन ने कहा कि या तो हम दाम बढ़ाएंगे या हम अमेरिकन कस्टमर को अमेजन पे सामान बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई इतना महंगा हो जाएगा। तो क्या भारत उन चीज़ों को अपने यहाँ से भेज सकता है? एक पॉसिबिलिटी है। दुर्भाग्य से इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग 4 साल में 5 साल में कैसे बना देंगे, एक फैक्ट्री को बनाने में ही 4 साल समय लग जाता है। जमीन एक्वायर करो, पैसा ले आओ, ये लाओ, और तब तक पता चला टेक्नोलॉजी आगे चली गई, पता चला कि अब बैटरी की भी जरूरत नहीं है, गाड़ियां तो ऐसी ही चल रही हैं सूरज की रोशनी से। तो होता है ना, ये टेक्नोलॉजी होती है। उन चीज़ों को अंडरलाइन करना चाहिए और मुझे लगता है कि कुछ रास्ता उसमें बन सकता है हमारे लिए। दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये पीयूष गोयल की इस बात से मैं सहमत हूं कि आप कनपट्टी पे बंदूक रख के हमसे समझौता नहीं करा सकते, लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली के ऑडियंस के सामने बोलना है अलग बात है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के सामने बोलना वो अलग बात है, वो दोनों अलग बात है। अब आप अपने मीडिया के लिए एक हेडलाइंस दे रहे हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के लिए कोई घबराने की चीज़ नहीं। देखिए, हम कहाँ पे हमको घबराना चाहिए? कॉमर्स सेक्रेटरी का कल स्टेटमेंट छपा, मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, भारत के अपने कॉमर्स सेक्रेटरी, अब तो अमेरिका से जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आएगा हमारे यहाँ और चाइना से चीज़ों की डंपिंग होगी, ये हम लोगों को डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है भाई आपको?
क्या आज भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल गुड्स क्या बाहर से नहीं आ रहे हैं, जो बहुत महंगे दाम पे मिलते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हो? क्या रोज हमारे देश में बहस नहीं होती कि दलहन का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि दाल बाहर से लाना पड़ रहा है? अगर हमने तिलहन पे या खाने पीने में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, तेल वाली चीज़ें या फैट या जो भी घी वगैरह, अगर इन पे हम फोकस करें तो हमको पाम ऑयल से होने वाले हार्ट अटैक्स के बारे में क्यों चिंता करनी होती? सही बात। तो आप मुझे बताइए ना कि अमेरिका और चीन जब चाहे अपने दरवाजे बंद और खोल लेते हैं, आपका दरवाजा मतलब किस लकड़ी का बना हुआ है जो बंद ही नहीं हो रहा आपको है खुला और ही ना रहता खुल ही रहा है? तो एक तो ये हमको लगता है कि भारत को डरना नहीं चाहिए। हमको ये चीज देखनी चाहिए कि चाइना से अगर डंपिंग हो रही है तो उसको हम कैसे लगाम लगा सकते। मुझे जो चाइना से मैंने जो थोड़े मोड़े इधर उधर देखे हैं, चाइना से एक ही चीज का ज्यादा टेंशन लेने की बात है, वो अंडर इनवॉइसिंग होती है पैसे का, कीमत वगैरह को लेके। और वो इसलिए कि आपके यहाँ भी, आप भी जानते हैं कि हमारे देश में बिजनेस में बेईमानी, घुसखोरी, कागज का हेराफेरी, ये वैल्यूज हैं, हमारे मूल्य हैं। अगर किसी को इस बात से अगर तकलीफ पहुंचती हो तो मैं माफी के साथ कहूंगा कि दिल्ली के सबसे बड़े 3 थोक बाजारों में चले जाइए आप। यूपीआई दुनिया में हम डंका पिट रहे हैं ना यूपीआई का, बिना कैश के आप सदर बाजार में सामान खरीद कर मुझे दिखा दीजिए। ये कहानी है। तो हमें अपना घर फिक्स करना है गुरु, हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। और अब अभी हम लोग जो चीजें बेच रहे हैं ना, जवाहरात, हीरा बाहर से आता है, हम लोग हीरा के प्रोड्यूसर नहीं है, वो सिर्फ हम पॉलिशिंग करते हैं। अब दुनिया भर में एक कैंपेन चला है कि हीरा जो है वो सदा के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए नौटंकी थी। तो अब हीरा का अभी देख रहे हैं गोल्ड कितना हाई जा रहा है, आप डायमंड का प्राइस देख लीजिए, वो डाउनफॉल पे है। हीरा नीचे गिर रहा है और सोना जो है हवा में उड़ रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि कब तक हम जो है मूंगा मानू बेचेंगे, कब तक हम वो माला पीरो के दुनिया भर में बेचेंगे, कब तक हम एकदम लो स्किल्ड वो बने रहेंगे। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उन चीज़ों को बनाना शुरू करें जो चाइना बना के अमेरिकी बाजारों को बेच रहा है। जैसे खिलौने, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल नहीं लगनी है, जिसके लिए कच्चा माल आपके घर में मौजूद है, और डिफेंस में ऑलरेडी हो रहा है। जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसमें ऑलरेडी हो रहा है। नॉन टेक्निकल चीज़ें जैसे हेलमेट, वो दलदल में चलने वाले जूते, कपड़े, गाड़ियाँ, जैक, ये सब जो भी मतलब मिलिट्री को तो सारी चीज़ों की जरूरत है, तंबू। तो हम लोग चूंकि टेक्निकली एडवांस देश नहीं है चीन की तरह या जापान की तरह, कोरिया की तरह, इसलिए हम जिन चीज़ों में लेबर इंटेंसिव काम, क्योंकि हमारे पास लेबर है, रोज हम ताल ठोक के कह रहे हैं कि विश्व की सबसे युवा आबादी है, तो ये युवा आबादी को लगाया जाए काम पर। इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है, और तभी आप फायदा उठा सकते हैं। यही आपकी ताकत भी है, और यही ताकत है आपके पास। और ताकत क्या है? और देखिए स्किल्ड में, अगेन मैं फिर 1820 से पहले ले जाऊंगा, जब हम दुनिया में उस समय, या चाइना दुनिया में जब सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और सबसे बिजनेस ज्यादा हम करते थे, तो क्या हम लोग टेस्ला बेचते थे? क्राफ्ट, शिल्प, इसके बेसिस पे हम कपड़े बनाते थे हाई लेवल का। लेदर में हमारा कोई जवाब नहीं था, लकड़ी, फर्नीचर, इन चीजों में कोई जवाब नहीं था। उस समय जितना भी मैकेनिकल जो भी उस समय जो भी डेवलप था, उसमें हमारा कोई मुकाबला दुनिया में नहीं था। तो वो जो स्किल सेट है वो अभी भी हमारे यहाँ है। और नहीं भी है तो जब चाइना उबर सकता है तो हम क्यों नहीं उबर सकता? नहीं है तो फिर खोजेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे उसको। तो मैं समझता हूं कि रास्ता आपके पास वही है। जब देखिए सिंपल एक लास्ट लाइन, आपको कहीं पहुंचना है तो आपको उस डायरेक्शन वाला रास्ता लेना पड़ेगा ना। आप चल रहे हैं उत्तर की तरफ और रोज बोल रहे हैं कि हमको पहुंचना है दक्षिण, मेरे दोस्त, असंभव। 21 अप्रैल को जेडी वांस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, तो
हाँ, है कुछ मुझे लगता है एजेंडे कि मुझे जो जानकारी है, मैंने ट्विटर पे लिखा भी था कि वो रिश्तेदारी में शादी के लिए आ रहे हैं, जयपुर में शादी है। उसके बाद आगरा जाएंगे, इससे पहले जब दिल्ली उतरेंगे तो उस रात जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो रात्रि भोज करेंगे। और निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति हैं, काफी दखल रखने वाले उपराष्ट्रपति। न सिर्फ दखल रखने वाले, मैं देखिए आइडियोलॉजी की आप बात छोड़ दें और पॉलिसीज़ की बात छोड़ दें तो मैं उस आदमी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 40 साल की उम्र है, उसको उसके नानी ने पाला, उसकी माँ 10-15 साल तक नशे की शिकार रही, बर्बाद, गाड़ियों में, कार में सोना, घर नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से निकल के आना और महज 40 साल की उम्र में अमेरिका में उपराष्ट्रपति बन जाना, और एक बढ़िया माहौल के साथ। ये भी नहीं कि मतलब अपने आमतौर पे क्या होता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को खींचता है, लेकिन ये आदमी अपने बल पे ट्रंप को भी खींच रहा था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भविष्य का राष्ट्रपति है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने किताब लिखी थी, वो बेस्ट सेलर किताब है, हिली बिली ये लगी। तो बहुत स्मार्ट हैं। अभी आपने देखा 2 बार यूरोप को जाके, यूरोप के अंदर जाके यूरोपियों को बोल दिया कि तुम लोगों को डेमोक्रेसी भूल गए हो, मैन्युफैक्चरिंग भूल गए हो, साइंस टेक्नोलॉजी भूल गए हो, सब कुछ बोला। तुम लोगों के पास मिलिट्री नहीं है, ये सब बोल के आया ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना है। और चूंकि हिंदुस्तान के प्रति अभी तक जितने उनके मैंने बयान देखे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव हैं। उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं और इस बात पे वो काफ़ी गर्व भी करते हैं। विवेक रामास्वामी वगैरह ये लोग क्लासमेट रह चुके हैं और कोई ऐसी बात अभी तक नहीं आई है। ट्रंप तो बीच बीच में इंडिया पर थोड़ी सी कटाक्ष या कुछ कह भी देते हैं, लेकिन वैंस ने ऐसा नहीं सुनने में आया है। और चूंकि वैंस को अभी लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि वो किसी तरीके की वैसा कोई इमेज ना पैदा हो जो उन्हें कैरी करनी पड़े मजबूरी में। हाँ, मजबूरी में, जो कि कल को आप उसको कोट करें। हाँ, और ये करें। ये साहब तो ये कह चुके हैं। रही बात एजेंडे में, तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी जो बातचीत चल रही है टैरिफ को लेके, ये एक एजेंडा मेन एजेंडा ही होगा अगर कोई बातचीत होती है। हालांकि उनकी हैसियत है वो हमारे लिए कुछ कर लें, नहीं, बात करने की नहीं है। जब इतने हाई लेवल के लोग जब प्राइम मिनिस्टर हों और उपराष्ट्रपति हों तो वहाँ पे तो कुछ तो बात निकलेगी ना, कोई चीज़। वहाँ तो आप एकदम टॉप पे, वहाँ पे तो पर्दा नहीं रहेगा ना। जब ऑफिशियल्स जा रहे हैं, मिनिस्टर्स जा रहे हैं तो वहाँ पर्दा है। जितनी ब्रीफ मिली है उससे ज़्यादा मत निकलना भाई। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, एक दूसरे को टटोलते हैं लोग कि भाई कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। लेकिन जब बड़े टॉप के नेता मिलते हैं तो वहाँ पर कोई पर्दा नहीं रहता। वहाँ तो ये पूछा जाता है साफ साफ कि भाई तुम्हारा रेड लाइन क्या है बताओ। मेरा रेड लाइन ये है, आपने बताया मेरा रेड लाइन ये है। अच्छा ठीक है, तो कोई बीच का रास्ता है तो ऐसा करते हैं कि अपने मंत्रियों को बोलते हैं भाई 2-4 महीने इस पे आप होमवर्क करिए। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन चूंकि आएंगे, जेट लैग में होंगे, फिर डिनर करेंगे, कितनी बात हो पाएगी। बहुत व्यस्त हैं। अगले दिन जयपुर जाना होगा और फिर इमेज देना है, क्योंकि इंडियन वोटर्स बहुत मायने रखते हैं अमेरिका में। तो ये भी देखना है कि शेरवानी पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। हर चीज में मतलब ऑप्टिक्स तो है ही। ऑप्टिक्स तो है, पगड़ी तो जरूर बांधेंगे। जयपुर भी है, शादी भी है, जयपुर भी है। तो लेकिन अच्छी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने शुरुआती दौर में ही उसके उपराष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की यात्रा के शेड्यूल में हमारा नंबर थोड़ा सा पीछे रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश केरे, धन्यवाद। और मुझे उम्मीद थी इस बार पॉडकास्ट हम 1 घंटे से अंदर समेट लेंगे, लेकिन जब प्रकाश जी साथ बैठते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता और इधर से उधर बात भटकती है। और इसलिए पॉडकास्ट शुरू किया था कि हम खूब भटकें, कुछ किताबों के नाम हासिल हों, कुछ नेताओं के नाम पता चलें, दुनिया भर की कुछ जानकारियाँ हमें मिलती रहें, हम समेटें, लिखें और फिर उसके बारे में और तलाशें, समृद्ध हों। तो मुझे उम्मीद है कि टैरिफ वॉर के इस शोर शराबे के बीच ये पॉडकास्ट आपको एक समरी दे गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है पर्दों के पीछे और हिंदुस्तान का रोल इसमें हो क्या सकता है। पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आए ना पसंद आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कमेंट ज़रूर करना है। सारे कमेंट पढ़ते हैं। तो अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।